हम प्रिंसिपल्स देख रहे थे जिसमें हमने बात की थी लर्नर सेंटर्डनेस की। सेकंड हमारे पास था क्लियर ऑब्जेक्टिव, कि एक टीचर को अपने ऑब्जेक्टिव स्टार्ट से ही सेट करने चाहिए और वो ऑब्जेक्टिव ऐसे हो कि वो क्लियर हो और अचीवेबल हो। ठीक है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स का फायदा ये होता है कि टीचर को एक तरह से डायरेक्शन मिल जाती है, एक रास्ता एक नजर आ जाता है कि मैंने इस तरीके से ये लेसन प्लान, ये जो लेसन प्लान मैंने बनाया है इसको मैंने इसी हिसाब से कैसे लेके जाना है, एक लेक्चर को मैंने कैसे लेके जाना है। ठीक है, साथ ही साथ इसका मकसद ये भी होता है कि जो आप अपने गोल्स अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हो आप क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ भी वो शेयर करो। ठीक है, ताकि स्टूडेंट को भी पता हो कि हमने क्या करना है। अगर मैं आपको ये लेक्चर स्टार्ट करवा रही थी तो मैं स्टार्ट से आपको ये बोल रही थी कि हम जो है जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, इसमें हम टीचिंग को डिस्कस करेंगे, लर्निंग की बात करेंगे, इफेक्टिव टीचिंग की बात करेंगे। ये सारे क्या है, ये पहले से मैंने ये ऑब्जेक्टिव्स जो है सेट किए थे और आप लोगों के साथ भी मैंने वो शेयर किए ताकि आपको भी एक डायरेक्शन मिले। तो टीचर के जो गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर होने चाहिए कि लास्ट में मैं क्या चाह रही हूँ अपने स्टूडेंट से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्लैरिटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्लैरिटी। ठीक है, कि टीचर जो टीचिंग कर रहा है, जी बिल्कुल, जो ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं वो टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि स्टूडेंट को भी पता हो कि हम आगे क्या करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, एक डायरेक्शन उनको भी देनी चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी थर्ड नंबर पे है, क्लैरिटी, कि क्लैरिटी होनी चाहिए आप जो पढ़ा रहे हो। आज क्यों आपकी क्लास में इतनी डिस्टरबेंस है, क्यों आप लोग स्क्रीन पे लिख रहे हो? क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी इंस्ट्रक्शन में क्लैरिटी होनी चाहिए। जो टीचर जो पढ़ा रहा है सबसे मेन बात ये होती है कि आप सिंपल वे में पढ़ाएं, क्लियर हो, सिंपल हो, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो ताकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आपकी टीचिंग ऐसी हो कि वो क्लियर हो, आप ऐसी ऐसी वोकैबुलरी यूज करो कि आपके स्टूडेंट भी जानते हो, सिंपल वर्ड्स यूज करो, क्लियर, और आपका जो लेक्चर है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चले ताकि स्टूडेंट को भी कंफ्यूजन ना हो, आपको भी कंफ्यूजन ना हो। फिर उसके बाद हमारे पास है इंगेजमेंट। स्टूडेंट एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। अच्छा, ये पॉइंट जो है ये पहले पॉइंट से भी मिल रहा है। अगर आप लोग गौर करो, जो लर्नर सेंटर्डनेस है या स्टूडेंट सेंटर्डनेस है उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि हमने उनकी नीड्स को, इन सारी चीजों को देख के चलना है। तो हमने असल में काम किस पे करना है, हम किस अप्रोच को चला रहे हैं, वो क्या है, स्टूडेंट का, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने उन्हीं स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना है, उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, उनकी एंगेजमेंट जरूरी है। जब तक हम उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे उनकी लर्निंग कैसी होगी। लर्निंग मैं खुद को तो नहीं करवा रही, मैं खुद को तो नहीं सिखा रही, मैं अपने स्टूडेंट को सिखा रही हूँ, तो उनकी एंगेजमेंट जरूरी है, उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। वो कैसे होगी, उसके लिए मैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज कर सकती हूँ, मैं उनसे डिस्कशंस करवा सकती हूँ, मैं दरम्यान में क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकती हूँ, क्वेश्चन आंसर मेथड की तरफ जा सकती हूँ, मैं डिफरेंट एक्टिविटी करवाऊंगी कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लेक्चर में इंगेज रहें, उनका फोकस इधर उधर ना जाए, इन्वॉल्व रहें। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट है वो है फोकस। आपने क्या करना है, अपने जो टीचर होगा अपनी टीचिंग में अपने स्टूडेंट का जो फोकस है उसको मेंटेन रखें, लेक्चर की तरफ, जो वो सिखाना चाह रही हैं उसकी तरफ रखें। और क्लास में जो भी डिस्ट्रैक्शन हो, जो भी ऐसा कोई मसला हो, कोई स्टूडेंट है जिसका बिहेवियर बहुत ही डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है, तो उस चीजों को आपने थोड़ा सा साइड पे करना है। कैसे करोगी, उसके लिए अलग से फिर हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए उस डिसरप्टिव बिहेवियर के स्टूडेंट को कैसे हमने कंट्रोल करना है, क्लास में नॉइस है जो भी है, वो डिस्ट्रैक्शंस जो स्टूडेंट के फोकस
का जो फोकस है स्टूडेंट का वो हटा रहे हैं मेन लेक्चर से, उन सारी चीजों को हमने उस पे हमने काम करना है। फिर हम बात करें वेरी टीचिंग मेथड्स। अच्छा, वेरी टीचिंग मेथड्स का मतलब क्या है, आप लोग जरा मुझे बताएं। जी जी, मैं साथ में कोशिश कर रही हूँ कि मैं म्यूट करती जाऊं। अच्छा, वेरी जो टीचिंग मेथड्स हैं उसका मतलब है कि एक टीचर अपनी टीचिंग में, इफेक्टिव टीचिंग में डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज करें। ठीक है, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज करो, उसके साथ आप रिसोर्सेज, ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, वो यूज करो। अच्छा, ऑडियो विजुअल एड्स यूज करने का फायदा क्या है, आप लोग मुझे बताएं। अगर हम क्लास में डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर रहे हैं, डिफरेंट हम स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को इंगेज रख सके। ठीक है, और जी, और देखिए, हमें पता है कि हमारी जो क्लासरूम होती है, मैम हमारे पास जो है डाइवर्सिटी होती है स्टूडेंट्स की, जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं। हर स्टूडेंट दूसरे से डिफरेंट है, हर एक का जो है लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अगर हम जो है एक ही टीचिंग मेथड को लेके चलें, ठीक है, हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज ना करें, तो क्या हम इन सबको चला सकते हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका जो लर्निंग स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो ऐसे है कि वो सिर्फ देख के सीख सकते हैं, मतलब लर्निंग उनकी हो सकती है, लेकिन जब वो एक चीज देखते हैं, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड जब क्लास में यूज होता है, जो पिक्चर्स हम दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, जब वो चीजें देखता है तब वो ज्यादा सीखता है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट लेकिन ऐसे हैं जिनका लर्निंग जो स्टाइल है वो ऐसा है, जब वो रीडिंग करते हैं तब वो सीखते हैं, कुछ ऐसे हैं जब वो राइटिंग करते हैं तब वो सीखते हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। ठीक है, हमारे पास स्लो लर्नर्स भी हैं, हमारे पास फास्ट लर्नर्स भी होंगे, हमारे पास मॉडरेट टाइप के भी होंगे। तो हमने अगर उन सबको लेके चलना है, उसके लिए हम वेरी टीचिंग मेथड्स की तरफ जाते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब है जो हम क्लास में फॉर एग्जांपल वीडियोस दिखाते हैं या पिक्चर्स दिखाते हैं, हम चार्ट्स के थ्रू पढ़ाते हैं, मॉडल्स के थ्रू पढ़ाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सारे विजुअल एड्स हो गए, या कोई रिकॉर्डर हम यूज करते हैं, वो क्या है, ऑडियो एड हो गया वो। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव लर्निंग। अच्छा, आपके ख्याल में एक्टिव लर्निंग क्या है? मैम जिसमें कंप्लीट पार्टिसिपेशन होती है स्टूडेंट्स की। जी बिल्कुल, एक स्टूडेंट जो है वो लर्निंग कर रहा है और वो एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेशन उसकी है, दैट इज एक्टिव लर्निंग। पार्टिसिपेट ठीक है, एक्टिव लर्निंग में क्या कर करता है, फॉर एग्जांपल आप जो पढ़ा रहे हो, वो डिबेट्स में फॉर एग्जांपल हिस्सा ले रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, वो डिस्कशन में हेल्प जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सारी चीजें वो कर रहा है। सो इट मीन्स कि उसकी लर्निंग क्या है, वो एक्टिव लर्निंग है उसकी, वो मैम एक्टिव है। क्लास के दौरान जो लर्निंग वो करेगा उसको भी एक्टिव लर्निंग में हम इंक्लूड करेंगे मैम। अस्सलाम वालेकुम। म्यूट करें।
तो हम कह रहे थे कि जो एक्टिव लर्निंग है, अगर स्टूडेंट जो है उसमें एक्टिव उनकी पार्टिसिपेशन है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव लर्निंग। पार्टिसिपेट वो किस तरीके से कर रहे हैं कि वो क्लास में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आंसर सेशन है, क्वेश्चन आंसर मेथड एक टीचर यूज कर रहा है तो उसमें वो जवाब दे रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। मानो की तरफ चल दूसरा रही ये है है, म्यूट रखें प्लीज, म्यूट रखें। वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। चाहे वो क्लास में टीचर जो है वो डिस्कशन के थ्रू आपको सिखा रही है तो आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर एक्सपेरिमेंट्स करवा रही हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव लर्निंग। और साथ ही साथ एक वर्ड यूज हुआ है पीर टीचिंग, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। पीर टीचिंग क्या है? जी आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग जानते हैं पीर टीचिंग के बारे में? ठीक है, आप कह सकते हो कि कुलीग्स शेयरिंग नॉलेज, फ्रेंड्स टीचिंग, पीयर्स। पीर टीचिंग होती है कि जब क्लास में अगर मैं ऐसा करूं कि मैं दो दो स्टूडेंट या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, स्मॉल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, अगर मैं वो ग्रुप्स बना के या दो स्टूडेंट का एक ग्रुप बना दूं, दो स्टूडेंट का या उससे ज्यादा रखूं, और मैं उनको फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स दे दूं कि आपने क्या करना है, इस टॉपिक को आपस में डिस्कस करना है, एक दूसरे को पढ़ाना है, ठीक है। दो स्टूडेंट है, उनको एक टॉपिक मिला है, वो उसको डिस्कस करेंगे, फिर एक दूसरे को पढ़ाएंगे भी। उसमें ऐसा होगा कि एक दफा एक टीचर होगा, दूसरा स्टूडेंट बन जाएगा, फिर दूसरा टीचर बन जाएगा, और जो फर्स्ट वाला था वो स्टूडेंट बन जाएगा। तो क्या है, वो अपने रोल्स जो हैं वो चेंज करते रहेंगे, एक पढ़ा रहा है फिर दूसरा पढ़ा रहा है, ये क्या है, पीर टीचिंग है। डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो दो लोग भी हो सकते हैं, वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, स्मॉल ग्रुप्स भी हो सकते हैं उनके, सो दैट इज पीर टीचिंग। इस तरीके से भी हम करवा सकते हैं, उनकी एक्टिव लर्निंग हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड फीडबैक। अच्छा, इफेक्टिव टीचिंग के लिए ये भी जरूरी है, ये एक प्रिंसिपल है, एक रूल है कि वो कंटिन्यूअस असेसमेंट हो और साथ ही साथ कंटिन्यूअस फीडबैक भी हो, ठीक है। कंटिन्यूअस असेसमेंट क्या होती है? असेसमेंट है क्या? हम असेसमेंट करते हैं क्यों है? असेसमेंट क्या है? असेसमेंट वो है जो स्टूडेंट्स को जान सकें कि इसमें इसने कितना लर्न किया है और किस चीज में बिल्कुल, उसको डिफिकल्टी हो रही है। वेरी गुड। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम मैम। तो मैम उन अस्सलाम चीजों वालेकुम। पर वो ओवरकम कर सकें, उसकी हेल्प आउट कर सकें उसको। It is मैं a लेंगे इधर particular लेना। it is a particular process of judgment where the assessor can be judge the students' reading, writing, intellectual and cognitive development and progress to ठीक है, ठीक है, आप लिख के भी मुझे आंसर कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। जी बाकी भी पार्टिसिपेट करें। बाकी स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें, आपने सिर्फ सुनना नहीं है, आपने पार्टिसिपेट करना है। कब से हम ये पढ़ रहे हैं कि स्टूडेंट की इंगेजमेंट बहुत जरूरी होती है, आपकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, ताकि एक टीचर को भी पता चले कि एक स्टूडेंट को वो चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, कंटिन्यूअस असेसमेंट और फीडबैक का मतलब ये है कि एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को कंटिन्यूअसली असिस्ट करें। अच्छा, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि पूरा एक साल गुजर जाता है, कोई असेसमेंट नहीं होती, लास्ट में जाके हम बोर्ड एग्जाम्स रख लेते हैं और वो एग्जाम हो जाते हैं, उसका कोई इस तरह से फायदा नहीं है। असेसमेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। मैम मैम असेसमेंट मैम असेसमेंट दो तरह की होती है ना, एक फॉर्मेटिव एक समेटिव जी जी जी। असेसमेंट। अच्छा, ये सारी चीजें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करवाऊंगी, ठीक है।
असेसमेंट हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की हैं। जो मेन है जो आप बता रही हैं वो एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक है समेटिव असेसमेंट। उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट, बहुत सारी टाइप्स हमारे पास हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा है जी जी, 7 टाइप्स, इससे भी ज्यादा। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट हम करते हैं, हम समेटिव असेसमेंट की तरफ जाते हैं, हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं। कुछ असेसमेंट ऐसी हैं जिनको हम प्री असेसमेंट भी कह सकते हैं, जो हम स्टार्ट में असेसमेंट करते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास पोस्ट असेसमेंट भी हैं, जो कि हम लेक्चर कंप्लीट करने के बाद, एक सेशन कंप्लीट करने के बाद हम असेसमेंट करते हैं, दैट इज पोस्ट असेसमेंट। ठीक है जी। तो ये असेसमेंट करने का जो मकसद है वो ये है कि जो हम अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, जो मैंने स्टार्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, जो मैं चाह रही थी कि स्टूडेंट की लर्निंग हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, उनके स्किल्स पे काम करना, उनको सिखाना, क्या वो सीख रहे हैं या नहीं। असेसमेंट से हमें पता चलेगा कि क्या उनकी लर्निंग हो रही है या नहीं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छा, असेसमेंट से सिर्फ टीचर अपने स्टूडेंट को नहीं जज कर रहा होता, साथ ही साथ उससे वो अपनी टीचिंग को भी जज कर रहा होता है। जरूरी नहीं है कि अगर हमारे स्टूडेंट के फॉर एग्जांपल हम टेस्ट ले रहे हैं, हम कोई क्विज ले रहे हैं, अगर वो रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, हो सकता है आपकी टीचिंग में मसला हो सकता है कि आपके टीचिंग मेथड्स में मसला हो। सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल साइंस है और मैं सिर्फ लेक्चर मेथड ही यूज कर रही हूँ, तो ये इसके लिए बेस्ट मेथड नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि जो कंटेंट है वो उनके लेवल के मुताबिक नहीं है। हो सकता है कि जो कंटेंट मैं पढ़ा रही हूँ वो मैं ऑर्गेनाइज वे में नहीं पढ़ा रही, एक सीक्वेंस के साथ नहीं पढ़ा रही, मैं इजी टू कॉम्प्लेक्स नहीं जा रही, बल्कि कॉम्प्लेक्स टू इजी जा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि असेसमेंट जो हम करते हैं उससे हम स्टूडेंट की इम्प्रूवमेंट करते हैं, साथ ही साथ टीचर अपने आप अपनी टीचिंग को भी इम्प्रूवमेंट, उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहा होता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक टीचर को फीडबैक देना चाहिए ताकि स्टूडेंट को अपने वीक एरियाज का पता हो कि कहाँ पे जो है वो वीक कर, उनकी एरियाज वीक है, कहाँ पे उसने उस पे काम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्लास में प्रेजेंटेशन लेती हूँ तो लास्ट में जब मैं फीडबैक देती हूँ, फीडबैक मेरा ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने जो है प्रेजेंटेशन अच्छी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मसला आ रहा था, जैसे उसका आई कांटेक्ट वैसा नहीं था, सबके साथ नहीं था। हो सकता है कि जो कंटेंट वो पढ़ा रहा था उससे वो बेस्ट भी पढ़ा सकता था। ठीक है, हो सकता है कि उसकी स्पीकिंग जो वो बोल रहा था वो क्लियर वे में नहीं बोल रहा था, क्लैरिटी नहीं थी। तो ये क्या है, मैं उसको फीडबैक दूंगी कि आपने नेक्स्ट टाइम इन चीजों पे, इन एरियाज पे काम करना है। फीडबैक से क्या होगा कि वो नेक्स्ट टाइम बहुत ही बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो असेसमेंट हो या फीडबैक हो, दोनों जो है वो टाइमली होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर ने क्लासरूम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना है। क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए एक तरीका ये है कि आप स्टार्ट में ही, जैसे अगर क्लास स्टार्ट होती है, एक सेशन स्टार्ट होता है, आप स्टार्ट में ही कुछ रूल्स जो हैं, सेट रूल्स, क्लियर रूल्स बता दो कि ये क्लासरूम के रूल्स हैं। आपने जो है ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने, आपने क्वेश्चन पूछना है तो रेज योर हैंड्स, ये क्लास की टाइमिंग है, आपने इस टाइम आना है, इस टाइम जाना है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक रूल्स। ठीक है, वो रूल्स जब आप स्टार्ट में ही क्लियर कर देते हो, एक हद तक आप क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन कर लेते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्टार्ट में ही क्लियर आप रूल सेट करो। ठीक है, अपने स्टूडेंट को एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करो जिसमें वो फील कि दे शुड फील सेफ। उसमें वो क्वेश्चन भी अराइज कर सके, जो भी उनके माइंड में क्वेश्चन, उनके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो, एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करो कि उसमें वो खुद को सेफ फील करें, क्वेश्चन करें, जो भी है उनका इंटरेक्शन आपसे अच्छा हो। साथ ही साथ अगर क्लास में डिस्टरबेंस है तो आप उस पे काम करो। ठीक है, आप स्टार्ट में अगर रूल्स बता देते हो तो एक हद तक आप डिसिप्लिन को कायम कर लेते हो, मेंटेन कर लेते हो।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास है बिल्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग। जो हम अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं, हम अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जो हम पढ़ाए और वो रोट मेमोराइजेशन करे, रट्टा लगाए। ठीक है, हमने काम करना है उनकी कुछ स्किल्स पे, उनके मेंटल एबिलिटीज पे काम करना है, उनके क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करना है कि वो जो भी करे मैडम। अच्छा, हमने अपने स्टूडेंट को रोट मेमोराइजेशन की तरफ नहीं लेके जाना कि ये आपके नोट्स हैं, ये बुक है, ये मेरा लेक्चर है, आप याद करो, चाहे आपने रटा लगाना है, जो भी। ऐसा नहीं करना। हमने क्या करना है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करना है। आप उनको इन्वॉल्व करो, उनसे क्वेश्चन पूछो, वो खुद भी आपके साथ जो है काम करे, क्योंकि ये हम लेके जा रहे हैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की तरफ। हम वो अप्रोच यूज कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो। क्यों ज्यादा रखते हैं, उसका एक मकसद ये भी होता है कि वो खुद भी चीजों के बारे में खुद सोचे, खुद करे, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल जो है और भी बढ़ सके। ठीक है, वो एक चीज के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग कर सके। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज के बारे में इन डेप्थ सोचते हो, ठीक है, क्लियर वे में सोचते हो। तो आप कह सकते हो कि इट इज अ प्रोसेस इन विच यू थिंक डीपली इन अ क्लियर वे। आप कह सकते हो आप जो है रैशनल हो के सोचते हो। आप हर चीज के पीछे, हर बात के पीछे आप लॉजिक्स मांगते हो, एविडेंस की बात होती है, आपके जहन में डिफरेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये लेक्चर है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, अगर हम पढ़ेंगे तो इसका हमें क्या फायदा हासिल होगा। आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास आप कह सकते हो प्रिंसिपल्स थे, हमारे पास कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स थे इफेक्टिव टीचिंग के। अच्छा, नेक्स्ट एक छोटा सा एक हमारा एक और पार्ट है जिसे हम कह रहे हैं कि कोर एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, कोर एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग। जो हम टीचिंग की बात कर रहे हैं, टीचिंग के मेन एलिमेंट्स कौन से हैं? क्या आप लोग बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स होते हैं? अच्छा, टीचिंग के लिए जरूरी है सबसे पहले एक टीचर का होना। अगर एक टीचर नहीं होगा, आप टीचिंग कैसे करोगे? फर्स्ट एलिमेंट तो है टीचर। ठीक है, टीचर है, लर्नर है, सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया या कंटेंट आप कह सकते हो। रिसोर्सेज का होना, बिल्कुल ये भी है। अच्छा, बहुत सारे हमारे पास चुके क्या है, हमारे पास एलिमेंट्स हैं। जो मेन एलिमेंट्स है वो आपके सामने है। सबसे पहला है टीचर। टीचिंग के लिए सबसे पहले एक टीचर का होना जरूरी है। टीचर कौन होता है? कि जो पढ़ा रहा है, नॉलेज ट्रांसफर कर रहा है, एक प्लानर है, गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, वो क्या है? टीचर है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है लर्नर। एक लर्नर का होना जरूरी है, या आप कह सकते हो स्टूडेंट का होना जरूरी है। और स्टूडेंट कौन होता है? द वन हु गेन्स नॉलेज, आप कह सकते हो, जिसकी लर्निंग हो रही है। तो टीचिंग के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट है, एक टीचर का होना जरूरी है, उसके बाद एक लर्नर का होना जरूरी है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है कि कंटेंट, आपके पास सब्जेक्ट भी हो। जैसे अगर आपका ये सब्जेक्ट ना होता, हमारे पास ये कंटेंट ना होता, तो मैं आपको क्या पढ़ाती? मैं क्लास में जाती हूँ, मुझे सब्जेक्ट नहीं पता, सब्जेक्ट नहीं है मेरे पास, टॉपिक नहीं है, तो मैं टीचिंग कैसे करूंगी? तो एक मेन एलिमेंट ये भी है कि सब्जेक्ट जरूरी है, एक टॉपिक का होना जरूरी है जो आप पढ़ाओ। जी बिल्कुल। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि एक मेथड, टीचर को जो है इस चीज पे कमांड होना चाहिए कि उसने कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है, कौन सी स्ट्रेटजीज की तरफ जाना है। तो
मेथड भी जरूरी है, टीचिंग मेथड्स बहुत जरूरी है, टीचिंग मेथड्स का बहुत ही बड़ा रोल है। तो टीचिंग मेथड्स भी हमारे पास एक बहुत ही बड़ा एक एलिमेंट है, इसका बहुत ही बड़ा रोल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग में स्पेशली। फिर हमारे पास है इन्वायरमेंट का होना जरूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, वैरायटी है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो टीचर को इस चीज पे कमांड होना चाहिए कि आपने वेरी टीचिंग मेथड्स की तरफ जाना है, आपने डिफरेंट रिसोर्सेज का यूज करना है, आपने स्ट्रेटजीज को यूज करना है, एक्टिविटीज की तरफ जाना है, ताकि हमारे पास जो भी स्टूडेंट है, जिसका जो भी लर्निंग स्टाइल है, फास्ट लर्नर है, स्लो लर्नर है, मॉडरेट टाइप का स्टूडेंट है, हम सबको साथ लेके चले। ठीक है, हम इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ जाएं। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास एक मेन एलिमेंट है वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का होना जरूरी है। अच्छा, जब हमारे पास एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है, प्रॉपर एक क्लासरूम होती है, उसमें सेटिंग जो अरेंजमेंट है वो सही हो, ठीक है, क्या आपके ख्याल में उसका टीचिंग पे असर पड़ता है कि नहीं? आपके ख्याल में इन्वायरमेंट का कितना रोल है? इन्वायरमेंट का रोल है कि नहीं है? चलो वो तो ठीक है कि कितना रोल है, सिर्फ मैं ये पूछ रही हूँ कि रोल है कि नहीं। देखो, मैं आपको कहीं भी बिठा के पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको लास्ट में समझाऊंगी, मैं आपको कहीं भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इफेक्टिव टीचिंग की तरफ जाऊं, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं जो सिखाना चाह रही हूँ वो बेस्ट वे में सिखाऊं, ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इफेक्टिव टीचिंग की, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास इन्वायरमेंट अच्छा हो, आपके पास एक प्रॉपर क्लासरूम का होना जरूरी है, आपके पास रिसोर्सेज का होना जरूरी है, ठीक है, आपकी सेटिंग अरेंजमेंट बहुत मैटर करती है, ठीक है। क्लास में आपने देखा होगा हमारे पास डिफरेंट सेटिंग अरेंजमेंट्स होती है, उसका होना बहुत जरूरी है, ताकि जी बिल्कुल, ताकि स्टूडेंट टीचर जो है कंफर्टेबल होके जिस टॉपिक पे, जिस पे फोकस करना चाहे उस पे फोकस कर सकें, ठीक है। आपके पास प्रॉपर एक एनवायरनमेंट होगा, ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट जो है उसका आप ख्याल रखोगे, तो टीचर का जो फोकस है वो लेक्चर पे सही होगा, एज वेल एज स्टूडेंट का जो है वो लर्निंग पे सही होगा। जो आपने स्टार्ट में ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए होते हैं, आप देख लोगे कि 80 to 90 या 100% तक आपको वो आउटकम्स मिल भी जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि जो आप पढ़ा रहे हो, अच्छा मैं इजी आसान लफ्जों में आपको समझा रही हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम क्या करते हैं कि हमने सबको साथ लेके चलना है। अगर मैं पढ़ा रही हूँ, अगर मैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं बोलने का मौका दे रही हूँ, डिस्कशन करवा रही हूँ, तो वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सबके लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फास्ट लर्नर्स उनको मौका दूं, फॉर एग्जाम्पल जिसकी रीडिंग अच्छी है सिर्फ उससे रीडिंग करवाऊं, ठीक है, ताकि मेरा टाइम बच सके, या जो फास्ट लर्नर है वो जल्दी एक कॉन्सेप्ट को गेन कर रहा है तो मैं सिर्फ उसको देखते हुए क्लास को चलाऊं, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन वो होता है, वो एजुकेशन सिस्टम कि उसमें आप सबको साथ लेके चलते हो, चाहे आपके पास स्लो लर्नर्स है, फास्ट लर्नर है, मॉडरेट टाइप के हैं, जो भी हैं, आप सबको साथ लेके चलो। आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, वो सबके लिए होनी चाहिए, चाहे आपकी क्लास में कोई डिसेबल भी स्टूडेंट हो, बेटा हो जो डिसेबल है या उसको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, वो कंप्लीटली ब्लाइंड है या वो सुन नहीं सकता,
तो आपकी अपॉर्चुनिटी सबके लिए हो, आपने उस डिसेबल स्टूडेंट को भी चलाना है अपने साथ और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी चलाना है। आपने इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ जाना है, अपने सबको साथ लेके चलना है। जी, हम डिफरेंशिएशन की तरफ नहीं जाते हैं, हमने सबको इक्वल समझना है। ठीक है जी, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपके नोट्स में मैं काम कर रही हूँ। इसमें मैंने कुछ और चीजें भी ऐड करनी है, मैं आपको शेयर कर दूंगी 1-2 दिन में। क्लासरूम मैनेजमेंट आपका एक और नेक्स्ट आप समझिए एक यूनिट है, टॉपिक है। उसमें क्लासरूम मैनेजमेंट का हवाला जो है लेके चलेंगे। उसमें हमने क्या क्या पढ़ाना है सब कुछ मैं आप सब शेयर करूंगी। फिलहाल क्लासरूम मैनेजमेंट जितना मैंने आपको समझाया है आप उस पर फोकस करें। मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में उसकी प्रिंसिपल्स की बात आएगी, जब वो पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। हमने हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। ठीक है, जो आपका सिलेबस है वो सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम अपने सिलेबस को सारा कवर करेंगे, अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। हम पास्ट पेपर्स की तरफ जाएंगे, आपसे मैं डिफरेंट टास्क भी करवाऊंगी, वो सब कुछ होगा। इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, किस तरीके से आएगा, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। जी, और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मेरी फिजिकल क्लासेस भी होती हैं। फिजिकल क्लास मेरी फर्स्ट जो है मॉर्निंग में वो 9 to 11 है, 9 से 11 बजे। ठीक है, उसके बाद मेरी नेक्स्ट क्लास होती है 2 से 3। आप अनीक भाई से पूछ लें, आपका सिलेबस में करवा दूंगी, टाइमली कवर हो जाएगा। आप पहले फोकस करिए अपने लेक्चर्स पे। आपके फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स हैं, मैं स्लो जा रही हूँ। ठीक है, और क्लास में जो डिस्टरबेंस है उसको भी देखना होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पहले से पता है, वो पहले से थोड़ा बहुत पेडागोजी को पढ़ चुके हैं, उनके लिए इजी है, वो चाहते हैं कि हम फास्ट चलें। लेकिन वही बात है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हम बात करें क्यों कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके लिए सब्जेक्ट बिल्कुल न्यू है, वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मैं कैसे फास्ट जा सकती हूँ? आपको कुछ ये बेसिक्स में क्लियर करवा दूं, उसके बाद जब आपको ये चीजें समझ में आ जाए फिर हम फास्ट जा सकते हैं और हम जाएंगे भी। जी, बहुत सारे स्टूडेंट, मोस्टली मेरे स्टूडेंट वो हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मैं कवर करवा दूंगी।